हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे बिजनेस स्टडीज़ के, हमारे 9 चैप्टर्स हो चुके हैं। किसी ने वीडियोस ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी और आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। आइए आज अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, इंटरनल ट्रेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करना, आप लोगों की रिवीजन अच्छे से हो जाएगी इससे। और अपने मार्क्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करें। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है होलसेल ट्रेड रेफर्स टू। होलसेल ट्रेड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि होलसेल ट्रेड क्या होता है। ये पूछ रहा है हमसे क्या होता है होलसेल ट्रेड। ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है होलसेल ट्रेड। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बी ऑप्शन हमारा कह रहा है इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सी ऑप्शन हमारा कह रहा है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज। फोर्थ हमारा कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो बताइए होलसेल क्या होता है। याद करिए, होलसेल क्या एक्सपोर्ट को बोलते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट का मतलब सेल आउट करने को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। बाहर के कंट्री में जब हम सेल आउट कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, वो हमारा एक्सपोर्ट होता है। क्या ये होलसेल कहलाता है। या फिर इंपोर्टिंग यानी कि बाहर के देश से हम जब कोई चीज़ परचेज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, क्या ये होलसेल होता है। या फिर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की लार्ज क्वांटिटी में, किसके पर्पज़ के लिए, आगे उसे रीसेल करने के लिए, या फिर ये होलसेल होता है। या फिर इसमें से कोई भी होलसेल नहीं होता। अगर मैं होलसेल की बात करूँ तो होलसेल क्या होता है, जब मैं बाइंग एंड सेलिंग करती हूँ गुड्स एंड सर्विसेज को लार्ज क्वांटिटी में, किसके पर्पज़ के लिए, कि बहुत सारा इकट्ठा परचेज करके मैं आगे उसे क्या करूँगी, रीसेल करूँगी, तो उसे मैं क्या बोलती हूँ, होलसेल बोलती हूँ। तो देखा जाए तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, सी। फर्स्ट का सी। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा द रिस्क ऑफ बैड डेट इन दिस बिजनेस इज एलिमिनेटेड पर्टिकुलरली व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड थ्रू VPP। पहले कंसेप्ट आपको इसमें VPP का पता होना चाहिए। क्या होता है हमारा VPP। अगर VPP की बात करी जाए तो मैं पहले आपको VPP की फुल फॉर्म बताती हूँ। VPP क्या होती है, वैल्यू पेबल पोस्ट होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रिस्क ऑफ बैड डेट इन दिस बिजनेस इज एलिमिनेटेड। कौन से बिजनेस में रिस्क ऑफ बैड डेट यानी कि पैसा मरने का जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पर्टिकुलरली व्हेन द पेमेंट इज रिसीव थ्रू, जब उसमें पेमेंट कैसे रिसीव की जाती है, VPP के थ्रू करी जाती है, यानी कि वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू करी जाती है। इसमें होता क्या है, इस अरेंजमेंट में जो गुड हैं वो पोस्ट के थ्रू भेजे जाते हैं, डिलीवर्ड करे जाते हैं कस्टमर को। कब किए जाते हैं, जब वो पूरी पेमेंट कर देता है उसकी, तभी किए जाते हैं। उसे हम VPP बोलते हैं, यानी कि वैल्यू पेबल पोस्ट। हम गुड को क्या कर देंगे, कस्टमर के पास डिलीवर्ड कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, लेकिन किसमें, पेमेंट, फुल पेमेंट होने के बाद ही, तो उसे VPP बोला जाता है। बताइए कौन से बिजनेस में ऐसा होता है। क्या डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसा होता है, या फिर मेल ऑर्डर ट्रेडिंग हाउस में ऐसा होता है, या फिर टेली शॉपिंग में ऐसा होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए किस में ऐसा होता है। अगर देखा जाए तो VPP यानी कि जब पोस्ट से डिलीवर हो रहा है हमारा गुड और पेमेंट पहले फुल पेमेंट हो रही है, तो वो किस में होता है हमारा, जब मेल ऑर्डर ट्रेडिंग हाउस करते हैं हम लोग, तो उस केस में हमारा क्या होता है, VPP होता है। ओके, जब मेल के थ्रू हम क्या करते हैं, सेल करते हैं अपने मर्केंटाइज को, किसके थ्रू, मेल के थ्रू, तो हमारा उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा बैड डेट का रिस्क खत्म हो जाता है। तो सेकेंड का क्या हो गया, B। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेलिटी इन द सिटी और इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि नेटवर्क ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं हमारी, एक ही बिजनेस के बहुत सारे ब्रांचेस खुले हुए हैं, या तो उसी सिटी में अलग अलग लोकेलिटी में, या फिर डिफरेंट पार्ट, कंट्री के अलग अलग पार्ट में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं, या फिर मल्टीपल स्टोर्स बोला जाता है, या फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर बोला जाता है, या नन ऑफ द अबव बोला जाता है। बताइए क्या बोला जाता है। अगर मैं डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करूं तो ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हमारे, ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ पे उसे डिपार्टमेंटल स्टोर बोला जाता है। मल्टीपल शॉप, सोचिए क्या होता है, और
और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में क्या होता है हमारा, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन बनती है पर्सन की, जो उसमें रजिस्टर्ड किया जाता है, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर, जिसमें मिडल मैन को एलिमिनेट किया जाता है बेसिकली, तो वो तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर होता है। या फिर नन ऑफ द अबव। अगर मैं मल्टीपल शॉप्स की बात करूँ तो मल्टीपल शॉप्स में क्या होता है, हमारी नेटवर्क ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं जो अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेलिटी में या फिर अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में हमारी वो बिजनेस चल रहा होता है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स आप देखेंगे कंट्री के अलग अलग पार्ट में, डिफरेंट पार्ट में आपको हर जगह मैकडोनल्ड्स मिलेंगे, तो वो क्या है, मल्टीपल शॉप्स हो गई, यानी कि एक ही उसके बहुत सारे नेटवर्क्स चल रहे हैं, बहुत सारी ब्रांचेस चल रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल शॉप्स। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। डिपार्टमेंट में तो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं हमारे अंडर द सेम रूफ, एक ही रूफ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है हमारी, जहाँ पे क्या होता है, वॉलेंट्री एसोसिएशन बनती है पर्सन की, जो कि रजिस्टर्ड करी जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। तो इसका आंसर हो गया हमारा थर्ड का बी। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द रिटेलर प्लेज अ लिंक बिटवीन, जो एक रिटेलर है वो किस किस के बीच में होता है, लिंक किस किस के बीच में लिंक बनाता है, कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चर के बीच में बनाता है, या फिर मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के बीच में बनाता है, या फिर कंज्यूमर एंड होलसेलर के बीच में बनाता है, या नन ऑफ द अबव। बताइए, एक रिटेलर किस किस के बीच में लिंक बना करके चलता है। रिटेलर कौन होता है, जो कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट देता है, किससे, होलसेलर से लेकर के कंज्यूमर को प्रोडक्ट देता है, उसी को रिटेलर बोलते हैं। तो देखा जाए तो ये किस किस के बीच में लिंक बनाता है, कंज्यूमर एंड होलसेलर, होलसेलर से सामान लेता है और कंज्यूमर को सेल आउट कर देता है। तो फोर्थ का क्या हो गया, सी हो गया। अब फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में जो पढ़ा है, उसमें वो बोल रहा है कि किससे रिलेट नहीं है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेट नहीं करता है। ए है CII है, या फिर ASSOCHAM है, या फिर FICCI है, या फिर ICICI है। तो बताइए कौन सा रिलेट नहीं करता। हमने अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो ये तीन एसोसिएशन है जो रिलेट करती है आपकी, और ICICI तो बैंक है, वो रिलेट नहीं करता है आपका। आपको इन तीनों की फुल फॉर्म भी बता देती हूँ मैं। जब हम CII की बात करेंगे तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। ASSOCHAM की बात करेंगे तो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। FICCI की बात करेंगे तो हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और ICICI की बात करेंगे तो ये हमारा बैंक है। तो ये हमारा क्या करता है, इससे रिलेट नहीं होता है। ये तीनों ही रिलेट होते हैं आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होता है। तो याद रखना, इसने क्या पूछा, कौन सा कंसर्न नहीं है, नॉट की बात करी हुई है, नेगेटिव क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो फिफ्थ का आंसर हो गया आपका डी। अब सिक्स की बात कर लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन इज जनरली यूज टू सेल। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या सेल आउट करती है, कोल्ड ड्रिंक करती है, या सिगरेट करती है, या बोथ ऑफ द अबव करती है, या फिर कार करती है। वेंडिंग मशीन वाला टॉपिक जो है आपका, वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। क्या होता है, उसमें कॉइन डालते हैं और प्रोडक्ट सेल आउट होता है जो, ठीक है, कॉइन से चलता है जो आपका, ठीक है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो आप उससे सिगरेट भी ले सकते हैं, ये बिजनेस सिगरेट में भी होता है और आपका कोल्ड ड्रिंक में भी होता है। तो ये क्या हो गया, बोथ ऑफ द अबव हो गया। कार नहीं ले सकते आप कॉइन से, तो क्या हो गया, सी। सिक्स्थ का क्या हो गया, सी। सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द रिटेल बिजनेस एक्ट एज अ यूनिवर्सल सप्लायर ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट। कौन सा रिटेल बिजनेस है जो यूनिवर्सल सप्लायर की तरह एक्ट करता है, वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। कौन से बिजनेस में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, यूनिवर्सल सप्लायर होती है बहुत सारे प्रोडक्ट की, मल्टीपल शॉप्स में होती है, या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में होती है, या फिर टेली शॉपिंग में होती है, या फिर मेल ऑर्डर बिजनेस में होती है। आपको मल्टीपल शॉप भी मैं बता चुकी हूँ, मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में भी हम कर चुके हैं, और टेली शॉपिंग आपको पता ही चल रही है क्या है। तो क्या होगा आपका, वाइड वैरायटी की बात हो रही है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, तो वो हमारा क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट आपके होते हैं, ठीक है। तो सेवन्थ का क्या हो गया, बी। अब एट्थ की बात करते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द बेनिफिट ऑफ सुपर मार्केट। हमने सुपर मार्केट के बारे में पढ़ा होगा, कौन सा बेनिफिट नहीं है इसमें से आपको बताना है। बेनिफिट ऑफ बीइंग लार्ज स्केल, कि लार्ज स्केल पे काम होता है ये, ठीक है बिल्कुल। लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स होते हैं क्या इसमें, सेंट्रल लोकेशन, हाँ ये हार्ट ऑफ द सिटी में होता है, बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन में बनाई जाती है सुपर मार्केट। नो बेड डेट, कोई बेड डेट नहीं होता है इसमें, बिल्कुल सही बात है। इसमें लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स नहीं होता है, इसमें वाइड सिलेक्शन ऑफ गुड्स होता
है, तो 8th का हो गया बी, जो कि बेनिफिट नहीं है हमारे सुपरमार्केट का, तो 8th का हो गया बी। अब 9th की बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन आपका क्या क्या कह रहा है, होलसेलर डील इन डैश क्वांटिटी ऑफ गुड्स। कैसे क्वांटिटी ऑफ गुड्स में हमारा होलसेलर डील करता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स में करता है, या फिर मीडियम में करता है, या फिर लार्ज में करता है, या फिर लिमिटेड में करता है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है होलसेलर क्या होता है, जब बाइंग एंड सेलिंग करता है वो गुड्स एंड सर्विसेज की लार्ज क्वांटिटी में, तो 9th का हो गया सी। अब 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सर्विस विच रिटेलर प्रोवाइड टू कंज्यूमर। कौन सी सर्विस रिटेलर प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, वाइड सिलेक्शन ऑफ गुड्स की देता है, या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज देता है रिटेलर, या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। देखा जाए तो तीनों ही फैसिलिटी हमारा क्या करता है, रिटेलर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, तो डी का हो गया ऑल ऑफ द अबव। 10th का हो गया डी। अगर 11th की बात करी जाए, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, डैश कैन चेक द प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट बाय होल्डिंग बैक द गुड्स व्हेन प्राइस फॉल एंड रिलीजिंग द गुड्स व्हेन प्राइस राइज। डैश कैन चेक द प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। कौन सा है ऐसा जो कि चेक करता है फ्लक्चुएशन मार्केट का, प्राइस फ्लक्चुएशन के प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। वो क्या करता है, जब प्राइस कम हो रहे हैं तो होल्डिंग बैक अपने पास रख लेता है स्टॉक को, और उस गुड्स बेचना स्टार्ट कर देता है जब प्राइस बढ़ जाते हैं। तो कौन करता है ऐसा काम, एजेंट करता है, या होलसेलर करता है, या रिटेलर करता है, या फिर मर्चेंट करता है, मर्चेंट एजेंट करता है। कौन करता है ऐसा काम? अगर देखा जाए तो जो फ्लक्चुएशन है मार्केट की, प्राइस फ्लक्चुएशन है, वो कौन देखता है, हमारा होलसेलर देखता है। वो होल्डिंग बैक कर लेता है गुड्स को जब प्राइस कम हो रहे होते हैं, और रिलीज़ कर देता है गुड्स को जब वो प्राइस बढ़ रहे होते हैं, तो 11th का हो गया बी। अब 12th की बात करी जाती है। बाटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बाटा किसका एग्जाम्पल है, एक जनरल स्टोर है बाटा, या फिर एक मेल ऑर्डर हाउस है, या फिर एक चेन स्टोर है, या फिर एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। आपको पता है चेन स्टोर का दूसरा नाम क्या है, मल्टीपल शॉप्स है, तो बिल्कुल सही बात है। बाटा के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज हैं, तो क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, बाटा चेन स्टोर हो गया, यानी कि मल्टीपल शॉप्स। 12th का हो गया सी। अब जीएसटी की बात कर लेते हैं। आपके में नया टॉपिक आया है जीएसटी के बारे में, आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? और हाँ, मैं आपको बता दूं इसमें 2 टॉपिक ओमिट है। आप मेरी पहले की वीडियो देखना कौन कौन से 2 टॉपिक इसमें ओमिट है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने इसमें नहीं डाले, इस ईयर के लिए ये ओमिट है। तो जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2017 में हुआ था, या 1/7/2017 में हुआ था, या फिर 1/4/2017 में हुआ, या फिर 1/1/2018 में हुआ था। कब हुआ था ये? बी, 1/7/2017 में हुआ था, तो 13 का हो गया बी। अब 14th की बात कर लेते हैं। देयर आर डैश टैक्स स्लैब इन जीएसटी। जीएसटी में कितने स्लैब रेट बताए गए हैं, कितने स्लैब रेट जीएसटी में दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं, या 4 दिए गए हैं, या 5 दिए गए हैं, या 3 दिए गए हैं। अगर जीएसटी में स्लैब रेट देखें तो कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं। 14 का हो गया बी। अब 15 की बात कर लेते हैं। 15 आपका आप लोगों ने पढ़ा होगा टर्म ऑफ ट्रेड, उसमें से एक क्वेश्चन बनाया गया है। ये थोड़ी छोटी सी टेबल में है, तो टेबल भी पढ़ के जाइएगा, टेबल में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर इन विच ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी टू अ कैरियर। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में, जिसमें सारे एक्सपेंसेस डिलीवर से लेकर के कैरियर तक, यानी कि शिप के, रेल के, लॉरी के, एक्सेट्रा, आर टू बी बॉर्न बाय सेलर। सब के सब जो एक्सपेंसेस है कौन देता है? हमारा सेलर देता है, ठीक है। तो क्या ये सीओडी में होता है, या फिर एफओबी और एफओआर में होता है, या फिर सीएफएफ में होता है, या फिर ई&ओई में होता है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। सीओडी देखा जाए तो कैश ऑन डिलीवरी होता है। एफओबी और एफओआर देखा जाए तो इसकी फुल फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड है, और एफओआर है हमारा फ्री ऑन रेल। और सीएफएफ क्या है हमारा? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। एंड ई&ओई क्या है हमारा? ये एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। तो बताइए किस केस में होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर एंड बायर के बीच में, कि जितने भी एक्सपेंसेस हमारे डिलीवरी से लेकर के कैरियर तक वो कौन बॉर्न करेगा? हमारा सेलर करेगा। तो ये किस में होता है हमारा? बी, एफओबी और एफओआर, यानी कि फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल में। तो बी हो गया, 15th का हो गया बी। ये टर्म भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। अब बात कर लेते हैं 16th क्वेश्चन की। 16th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच स्टोर इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मिडल मैन हु इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस एंड देयर बाय प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर। कौन से स्टोर का ऑब्जेक्टिव है कि मिडल मैन को रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि मिडल मैन क्या कर देता है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस हमारा बढ़ा देता है, ठीक है। देयर बाय प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर।
उसी मेंबर को ही सर्विस दी जाए उसकी, मिडल मैन को हटा करके। तो ऐसा किस में होता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में होता है, या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है, या फिर चेन स्टोर में होता है, या फिर मेल हाउस स्टोर में होता है। इन सब में मिडल मैन होता है, लेकिन कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में मिडल मैन को हटाने के लिए एक सोसाइटी बनाई जाती है जिसमें आपका मिडल मैन काम नहीं करता, वो डायरेक्टली सेल परचेज करते हैं। तो 16 का हो गया ए। अब 17 की बात कर लेते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज जनरली नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग। कौन सी ट्रेडिंग में आपका डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता बायर और सेलर के बीच में? कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में भी होता है, चेन स्टोर में भी होता है, और मेल ऑर्डर हाउसेज की बात करी जाए तो इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें सारा काम थ्रू मेल चलता है, तो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है बायर एंड सेलर के बीच में। तो 17 का आंसर हो गया डी। अब 18th की बात कर लेते हैं। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेम द ट्रेडर हु सेल डायरेक्टली टू कस्टमर। कौन सा ट्रेडर है जो कि डायरेक्टली सेल करता है कस्टमर को? क्या रिटेलर कस्टमर को सेल आउट करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर हमारे कस्टमर को सेल करते हैं, या फिर होलसेलर हमारे कस्टमर को सेल करते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? होलसेलर तो किसको सेल कर, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सेल करते हैं, होलसेलर रिटेलर को करते हैं, और रिटेलर किसको करता है, हमारा कस्टमर को सेल करता है। तो 18th का हो गया ए। 19th की बात कर लेते हैं। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एटीएम स्टैंड्स फॉर। एटीएम की फुल फॉर्म पूछी हुई है, ये तो सबको ही पता होगी, सब लोग एटीएम यूज़ करते हैं। एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर ऑटोमेटिक टाइम मनी, या फिर नन ऑफ द अबव। एटीएम की फुल फॉर्म देखी जाए तो क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 19th का हो गया बी। अब 20th की बात कर ले जाती है। सर्विस विच होलसेलर प्रोवाइड टू रिटेलर। कौन सी सर्विस हमारा होलसेलर प्रोवाइड करता है रिटेलर को? गुड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स करता है, गुड अवेलेबल करवाता है, या मार्केट में सपोर्ट करता है, या फिर रिस्क शेयर करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखा जाए तो सारी ही सर्विस प्रोवाइड करता है हमारा होलसेलर रिटेलर को। तो आंसर हो गया 20 का डी। थैंक यू सो मच।